नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। अभी 11 सितंबर को नव भारत के एडिटोरियल पेज पर मेरे सामने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक लेख आया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रबल पक्षधर संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी। हम समझ सकते हैं कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री कुछ लिख रहा है तो कितना सार्थक होगा। लेख का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया और संघ के पूजनीय सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के जन्म दिवस के ऊपर आया। सुखद संयोग है, इस लेख में प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद के साथ बात शुरू की, वसुधैव कुटुंबकम की बात आई और पूजनीय सरसंघ चालक जी के जीवन की यात्रा। संघ में प्रचारक का कितना महत्व है, इस बात को भी ये लेख रेखांकित करता है और संघ की यात्रा को, राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने के काम को ये लेख रेखांकित करता है। मेरे कहने का अर्थ ये कि 1200 शब्दों में जितने सलीके के साथ बात रखी जा सकती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी। सरसंघ चालक जी का जीवन संघ के प्रचारक के नाते शुरू हुआ। संघ में तन मन धन, इन तीनों में तन और मन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धन बहुत पीछे की बात है, क्योंकि तन में मन का वास है, मन विचारों का वास है। विचारों को रहने के लिए स्थान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं एक यंत्र के अंदर आरूढ़ होकर के व्यक्त होता हूँ, अर्थात मनुष्य का विचार अव्यक्त तत्व है। उसको व्यक्त होने के लिए किसी न किसी शरीर का सहारा लेना पड़ता है और स्वामी विवेकानंद से ये लेख आरंभ होता है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में भारतीय विचार का डंका बजाया। अपने राष्ट्र का एक एक नागरिक भारत की धरती को अपनी मां मानता है। सृष्टि हमारी बड़ी मां है, तो भारत माता की छाती पर संघ स्थान पे स्वयंसेवक उसी प्रकार से खेलता है जिस प्रकार से एक शिशु अपनी मां की छाती पर स्तनपान करता है, अटखेलियां करता है और उसकी छाती पर खेलता है। इस दृष्टिकोण से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक नागपुर में भारत माता की छाती पर खेला, एक आरंभिक दिनों में गुजरात के अंदर खेला। संघ के स्वयंसेवकों के लिए प्रत्येक उत्सव प्रेरणा के नए बिंदु लेकर आता है। उस दृष्टिकोण से देखूं तो जब मैंने इस लेख में स्वामी विवेकानंद का नाम पढ़ा तो मेरे ध्यान में बात आई कि स्वामी विवेकानंद भारत के वह सन्यासी, वह त्यागी महापुरुष हैं जिन्होंने भारत की धरती की तत्कालीन गरीबी को आंखों से देखा, हृदय में उसका स्पर्श किया और मस्तिष्क के अंदर उतारा। और ये तीनों काम करके स्वामी विवेकानंद ने कहा, दरिद्र नारायण देवो भव। गरीब के अंदर भगवान को देखो, गरीब ही भगवान है। और मेरे लिए आज तक स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई साधु सन्यासी प्रेरणा स्रोत नहीं बना। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्र की गरीब जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। किंतु क्या यह प्रयास पर्याप्त है?
मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था अमेरिका और एडम स्मिथ की दी हुई है, जिसके अंदर सारे काम कॉस्ट रिडक्शन के हिसाब से होते हैं। वर्तमान जीडीपी ग्रोथ का पैमाना अमेरिका का दिया हुआ है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। हम गरीबों की झोली में हर महीने अन्न डाल करके और उनको हम एक प्रकार से अनुदान दे रहे हैं। अगर गरीब के अंदर मैं भगवान के दर्शन करूं तो मुझे उस गरीब को 56 भोग का भोग लगाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत नॉन पर्सन नहीं हूं। सोशल मीडिया पे मेरे यूट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है, क्योंकि मैं लच्छेदार बात नहीं करता, झटकेदार बात नहीं करता, व्यूज लेने के लिए कुछ नहीं करता। और सीधी स्पष्ट बात यह है, भारत जब विश्व गुरु था तब भारत के गांव की गलियों के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी। भारत का किसान समृद्धशाली था। भारत के अंदर गोधन से व्यापार होता था, गोबर के खाद से और गौमूत्र की जैविक खेती होती थी। तब भारत दुनिया का एकमात्र अति विकसित राष्ट्र था। 1921 में जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी, मिस्टर एल्बर्ट हावर्ड, गैब्रिएले हावर्ड, उन्होंने भारत के अंदर गोबर से खाद की खेती होती देखी और तब वापस इंग्लैंड जाकर के अपने साइंटिस्टों को एक टास्क दी। ये 1921 से पहले तक ये नहीं पता था कि गोबर के खाद की खेती ऑर्गेनिक खेती है। तब जाकर के ऑर्गेनिक खेती की अवधारणा सामने आई दुनिया के, और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है। हम अपने अतीत की तरफ नहीं लौट सकते। आप आज प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, क्या राष्ट्र आपसे अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप राष्ट्र के किसानों के अंदर इतनी जागरूकता भरें? क्या आप विशुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, पूरी दुनिया में डंका बजाइए कि भारत की उपज ऑर्गेनिक है, भारत नैसर्गिक विज्ञान की खेती करता है, भारत पुनरावृत्ति के सिद्धांत के ऊपर खेती करता है, भारत सर्जन और विसर्जन के सिद्धांत पर नेचुरल फार्मिंग करता है। इसलिए भारत के कृषि उत्पाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पाद हैं। आपका किसान तो खुशहाल हो जाएगा। ये जीडीपी ग्रोथ के पैमाने पिछली 4-5 सदियों की देन है। सोने की चिड़िया कहते थे मेरे राष्ट्र को, जब यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर से गजनी ने लूट मचानी शुरू की और विध्वंसों का लंबा दौर चला, फिर भी मुगल काल के अंदर भारत की जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले यूरोप कहीं नहीं था। इतनी आर्थिक प्रगति मेरे राष्ट्र की थी, और वो थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले। जिस दिन मेरे देश का गरीब समृद्धशाली होगा, जिस दिन मैं अपने राष्ट्र के गरीब के अंदर, जिस दिन मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगा, उस दिन मेरा राष्ट्र अति विकसित राष्ट्र होगा, समृद्धशाली राष्ट्र होगा। क्रोनिक कैपिटलिज्म के पनपने से कुछ धन्ना सेठों की जीत के कारण जो वर्तमान के यूरोप और अमेरिका के दिए हुए पैमाने हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म की थ्योरी ट्रिकल डाउन की इकोनॉमिक्स है। ट्रिकल डाउन की थ्योरी मतलब अमीरों के घर में पैसों के झरने बरसेंगे, अर्थात पैसों की बरसात होगी, और फिर वो टपक 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 कर गरीब के घर तक, गरीब के पेट को रोटी मिलेगी। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो अमीरों के घर में भयंकर बरसात होगी, बादल फटेंगे पैसों के, वो बादलों से गरीब की झोपड़ी टपकेगी, और झोपड़ी से टपक टपक कर जो पानी गिरेगा, उस पानी से गरीब के पेट की प्यास मिटेगी, भूख मिटेगी। ये ट्रिकल डाउन की थ्योरी का फार्मूला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फार्मूला क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाता है, भारतीय ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। उन पैमानों से ये राष्ट्र परम वैभवशाली राष्ट्र बनेगा। इस बात को स्मरण रख करके अपनी आर्थिक नीतियां सरकार को बनानी चाहिए। भारत अनादिकाल का
विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहलाने वाला राष्ट्र है। जब तक इसके विकास के अंदर भारतीय विचार के अनुसार खोज नहीं होंगी, भारत की मेडिकल साइंस के अनुसार, भारत के प्रश्न पत्रों के अनुसार, आज की मेडिकल साइंस क्या है? सबके प्रश्न पत्र अमेरिका और यूरोप के अंदर लिखे गए हैं, सारी किताबें उन्हीं के अंदर लिखी गई है, उन्हीं की पैथोलॉजी है, उन्हीं की एमआरआई है। डॉक्टर भी स्वतंत्र नहीं है। और आयुर्वेद कहाँ है? जहाँ 1000 साल पहले था। परंपरागत रूप के होने से जीवित तो है, लेकिन अनुसंधान तो नहीं हुआ 1000 साल से। पुरानी बातों की डपली पीट रहे हैं। नीम ऐसा होता है, हरड़ ऐसी होती है, त्रिफला ऐसे होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, भारतीय विचार के अनुसार प्रश्न पत्र बनाइए। उन प्रश्न पत्रों के ऊपर अनुसंधान होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। भारत परंपरागत प्राकृतिक देश है, प्राकृतिक राष्ट्र है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति में ही हमने मनुष्य के प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं। हम मैन मेड साइंस पे विश्वास नहीं करते। ठीक है, तकनीकें हैं, जितनी आवश्यकता होगी उनका उपयोग करेंगे, कोई परहेज नहीं है। अब वो जमाना नहीं है कि भी गुरुकुल के अंदर पढ़ेंगे तो चोटी रखेंगे या धोती पहनेंगे। सूट बूट पहन करके भी हम भारतीय हो सकते हैं, टाई लगा करके भी भारतीय हो सकते हैं। कपड़ों से भारतीय नहीं बनता। मेरा अनुसंधान ये कहता है कि जो मस्तिष्क के अंदर बनने वाला विचार तत्व है वो भारतीय बनाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, मैं जाति विहीन समाज रचना के करके सकल हिंदू समाज की संगठित शक्ति खड़ी करूंगा। उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदू समाज की अकर्मण्यता और निष्क्रियता। अगर मैं वर्तमान में देखूं तो क्या हिंदू समाज उतना ही अकर्मण्य और निष्क्रिय नहीं है जितना 1920 में था? आज देश की स्वतंत्रता को 78 वर्ष हो गए। इन 78 वर्षों में हमने कितनी साइंटिफिक बातें की, कितनी वैज्ञानिक समाजशास्त्र की बातें की कि जातीय व्यवस्था, जन्म जातीय व्यवस्था का उन्मूलन हो। मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से पीडीए का फार्मूला बना, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ये समाज, वो समाज। किस प्रकार से कुछ राजनेता दलितों की बात करते हैं, किस प्रकार से। और मुस्लिम राजनीति, भारत की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे हिंदू समाज की तथाकथित छोटी जातियों को भड़का करके हमसे काटने के ऊपर तुले हुए हैं, ताकि वो वोट बैंक बना करके देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो सके। बहुत बड़ा एक ऐसा काम है जो सालों से उपेक्षित है। डॉक्टर हेडगेवार के समय से लेकर डॉक्टर साहब बहुत जल्दी विदा हो गए, जीवन में बहुत जल्दी छोड़ गए। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा, याची डे याची डोला, अगर संघ का एक एक स्वयंसेवक उस याची दे याची डोला को आज भी स्वीकार करे कि मैं, मान लो मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और मेरी 70 साल की आयु हो गई, फिर भी मेरे अंदर इतनी उत्कंठा हो कि मैं अपनी नाकों से अपनी भारत माँ की समस्याओं का निदान होते देखना चाहूंगा। और वर्तमान में क्या है? जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये तो विपक्ष का मुद्दा है। और हम जब अपनी चाणक्य नीति बनाते हैं तो हम भी कहीं न कहीं जातीय वोट बैंक का समीकरण बना करके, उनका हिसाब किताब लगा करके, जुगाड़बाजी लगा करके तब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और फिर ऐसा करने वाले हमारे राजनेता चाणक्य की श्रेणी में खड़े होते हैं। 100 साल की संघ की यात्रा में हमने जाति विहीन समाज व्यवस्था के लिए
कितनी जागरूकता अभियान लिए। वेद प्रमाणित करते हैं कि जन्म के आधार पर जातियों का कोई अर्थ नहीं है। कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था भारत में बनी। पूरा समाज 4 जातियों में बटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता, जो भारतीय विचार का एनसाइक्लोपीडिया है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परम तप कर्माणि पर विविक्तानि स्वभाव परवैर्गुण है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने कर्म के आधार पर इन 4 वर्णों की रचना की है। इनमें कहीं भी जन्म जातियां नहीं है। और ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इससे बड़ा समाज में काम करने का और मूल मंत्र क्या हो सकता है। हे परंतप अर्जुन, मैंने कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 समूहों का विभाजन किया है। शांति प्रियता, तपस्या, इंद्रिय दमन, सहनशीलता, सत्य के प्रति निष्ठा, वेद शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन, ज्ञान विज्ञान में संलिप्त और परमात्मा का तात्विक अनुभव करना ब्राह्मण वर्ण के स्वाभाविक कर्म है। वर्तमान के अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर, जितने भी अध्यापक कार्य में लगे हुए हैं, वो सब ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, चाहे उनका जन्म जाति कोई भी है। या जितने रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले हैं, शूरवीरता, पराक्रम, राजनीति क्षेत्र, सेनाओं में काम करने वाले हमारे एक सैनिक, और जितने भी उस कार्य में लगे हुए हैं, वो सारे क्षत्रिय कर्म वर्ण में आते हैं। और कृषि, गोपालन, सारे किसान, सारा वैश्य समाज, सारा व्यापारी वर्ग, वो कितना ही बड़ा धन्ना सेठ होगा, कोई भी व्यापार करता होगा, मुकेश अंबानी होगा, अडानी होगा, या कोई छोटा रेडी लगाने वाला दुकानदार होगा, वो सारे वैश्य वर्ण के अंदर हैं। जिस प्रकार से एक सरकारी कार्यालय में 4 प्रकार के कर्मचारी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो ये तीनों जो वर्ण हैं, क्लास 1 गजेटेड अफसर, क्लास 2 कर्मचारी, क्लास 3 क्लर्क आदि, और नंबर 4 जो दफ्तरों में फाइलों को इधर से उधर से ले जाते हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तथाकथित शूद्र शब्द की प्रचलित अवधारणा को इसमें से निकाल दीजिए, निकालना पड़ेगा। उस समय पर शूद्र प्रयोग का अर्थ होता था सेवक के लिए। अब ये 5000 साल पुराने भगवद गीता लिखी गई, आज हम उस शूद्र को पकड़ के बैठ जाएंगे, कैसे काम चलेगा? समझाना पड़ेगा समाज को, जागरूकता लानी पड़ेगी, और हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए निश्चित रूप से स्मरणीय लक्ष्य है। और स्मरणीय लक्ष्य हमारे सामने क्या रहता है? आज जब हम परिचय देते हैं एक संघ के स्वयंसेवक का, संघ आयु कितनी हो गई, तो हम ये मान लेते हैं कि वो संपूर्ण प्रज्ञावान, ज्ञानवान स्वयंसेवक है। किंतु परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने जब ये कहा था, 1% कार्यकर्ता गांव में और 3% कार्यकर्ता नगरों में, जब इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया, तब क्या उस समय पे ये बात थी कि केवल संघ प्रवेश वाले स्वयंसेवकों से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं। जिनके जीवन में, जिनके व्यवहार में, जिसके व्यापार में, जिसके रोजगार में, जिसकी नौकरी में, जिसके क्रियाकलापों में संघ उतर गया, जो वो कार्यकर्ता समाज के बीच में अपने 23 घंटे काम करता है, उस कार्यकर्ता के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो महक उठती है उसके क्रियाकलापों से, ऐसे स्वयंसेवकों की जीवन रेखा देख करके वो समाज के अंदर बदलाव प्रस्तुत करेंगे। ये व्यक्ति निर्माण की अवधारणा डॉक्टर हेडगेवार की। संघ की शाखाओं में आने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक
वो संघ आयु उसकी 60 साल की हो, 65 साल की हो, समर्पित हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या कि समर्पण और विकास, स्वयंसेवक का विकास केवल संघ आयु या संघ प्रवेश श्रेष्ठ स्वयंसेवक की, श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने की कसौटी का पैमाना नहीं हो सकता। तो आज ये बहुत बड़ा अवसर है। संघ 100 साल का होने जा रहा है निकट भविष्य में, कुछ ही दिनों बाद के 2 अक्टूबर को देश के इस मिट्टी के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और संयोगवश संघ के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि विजयदशमी का पर्व 2 अक्टूबर को है इस वर्ष। तो मुझे ध्यान में बात आई कि अपने इस संबोधन में आपने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सही है और मैं उसका अनुमोदन करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे भारत। जय श्री कृष्णा।